नमस्कार किसान साथियों। तो अभी जो आप गेहूं वैरायटी देख रहे हैं ये है HI 1650, जो कि 2024 की काफ़ी चर्चित वैरायटी थी और 2025 में भी इसको काफ़ी रकबे में किसानों द्वारा लगाया गया है। अब किसान साथियों, ये किसानों द्वारा इतनी पसंद की गई है और इसकी क्या क्या विशेषता है, कितना उत्पादन दे सकता है, तो अपन इस गेहूं के बारे में पूरी डिटेल कवर करेंगे। और फ़िलहाल की स्थिति में ये गेहूं अभी 95 दिन की अवस्था में है। और बात करें सिंचाई की, तो इसमें हमने 4 सिंचाई करी थी। पानी की थोड़ी कमी होने के कारण हम इसमें 4 सिंचाई कर पाए। अब देखते हैं 4 सिंचाई में कौन सा गेहूं कितना क्या उत्पादन दे सकता है। किसान साथियों, बात करें इसकी बाली की, तो बाली काफ़ी मज़ेदार और शानदार है इसकी, क्योंकि आप देख सकते हैं लंबी बालियाँ हैं। और ये इसका प्लॉट आप देख सकते हैं, पूरा प्लॉट पूरे 8 बीघा में ये गेहूं अपन ने लगा रखा है। और फ़िलहाल की स्थिति में बात करें तो ऐसा कोई आस पड़ोस वाला नहीं होगा जिसने इस वैरायटी के बारे में मुझसे नहीं पूछा होगा, या उसने खुद भी गेहूं प्लॉट पे आके नहीं देखा, क्योंकि गेहूं इतना शानदार है। और कहीं ना कहीं अब जो दाने भरा रहे हैं तो इसके जो रंगत आ रही है प्लॉट पे, मतलब अलग ही हरा पीलापन चल रहा है इस गेहूं में, तो कहीं ना कहीं ये दूर से ही आकर्षित करता है अपने को। फ़िलहाल की बात करें गेहूं की हाइट की, तो 80 से 85 सेंटीमीटर की इसकी हाइट है। बाकी अपन पूरे मैनेजमेंट की बात करेंगे कि अपन ने इस गेहूं में कैसे क्या मैनेज करा था, कब कब सिंचाई लगी थी, क्या क्या खाद इसको दिया था, कब दवाई, और बाकी सब वो चीज़ें भी। और फ़िलहाल की स्थिति में किसान साथियों, दिन का जो टेम्परेचर है वो 25 से 27 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं गर्मी के कारण वाटर स्ट्रेस भी मिल रहा है और हीट स्ट्रेस भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिक्कत अपने को देखने को मिलेगी। बाकी तो इस गेहूं से कोई शिकायत नहीं है। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इसकी शानदार है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले इसकी जड़ है, टिलरिंग्स, और ये देख लें आप, तो ये पौधा है। और किसान साथियों, पौधा बहुत मजबूत है इसका, और कहीं ना कहीं इसकी मोटाई के चलते ये आड़ा जल्दी नहीं गिरता और हाइट भी अच्छी रहता है। अगर ज़्यादा हाइट ले लेता है कोई सा भी गेहूं तो आड़े गिरने की समस्या अपने को देखने को मिलती है, लेकिन इस वाले गेहूं में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब अपन बालियाँ देखते हैं इसकी। अब बालियाँ आप देख सकते हैं व्यवस्थित रूप से मीडियम साइज़ की बालियाँ हैं, ना ही ज़्यादा लंबी है और ना ही ज़्यादा छोटी है। तो कहीं ना कहीं ये बालियाँ और क्वांटिटी ऑफ बालियाँ, मतलब जैसे कि 2 तरह के गेहूँ होते हैं। एक गेहूं में होती है लंबी लंबी बालियाँ, लेकिन जो बालियाँ होती है वो दूर दूर होती है। और एक गेहूं ऐसा होता है जिसमें बालियाँ छोटी होती है लेकिन पास पास होती है। तो कहीं ना कहीं दोनों गेहूं में थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल जाता है। तो वो भी ऐसा ही अंतर इस गेहूं में भी अपने को देखने को आगे मिलेगा। अब किसान साथियों, जैसे ही बुआई करी थी अपन ने, उसके साथ अपन ने 12-32-16 NPK का प्रयोग किया था बेसल डोज में। अब किसान साथियों, गेहूं की जो बुआई होती है वो 2 पद्धति से होती है। तो पहले पद्धति होती है जो सूखे में बुआई करके बुआई करते हैं, जिसमें हम एक सिंचाई ज़्यादा लगा सकते हैं आखिरी में। और उसमें फ़ायदा ये होता है कि जो हम अगर छोटे लेवल वाले एरिया में आते हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर अगर आप सूखे में बुआई करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब दूसरी पद्धति जो है वो है रिलाई करके या पलेवा करके। अब पलेवा करके जब बुआई करते हैं तो हमें 10 से 12 दिन पलेवा करने में लग जाता है, और उसके बाद जब व्यवस्थित नमी आ जाती है ट्रैक्टर चलने जैसी, जिससे हम बुआई कर सकते हैं, तब हम उसको एक बार खेत की जुताई कर देते हैं और फिर पलेवा वाली बुआई करते हैं। अब बुआई के साथ किसान साथियों, अपन ने NPK डाल दिया था बेसल डोज में, ताकि जड़ों में किसी पोषक तत्वों की कमी ना रहे और पौधों को सही व्यवस्थित ग्रोथ मिल सके। और उसके बाद अपन ने किसान साथियों पहली सिंचाई करी थी जब गेहूं 23 दिन की अवस्था में था, और 23वें दिन अपन ने फिर यूरिया का भी छिड़काव किया 25 किलो प्रति बीघा, ताकि नाइट्रोजन की कमी के चलते क्लोरोफिल बनता रहे और कोई और कमी के कारण पिलासपन नहीं आए। फिर दूसरी सिंचाई अपन ने करी थी 46 दिन की स्थिति में, और फिर अपन ने 20 से 25 किलो यूरिया का प्रयोग किया था, क्योंकि उस टाइम पे गेहूं थोड़ा सा पीला पड़ चुका था और पीलापन के चलते, नाइट्रोजन की कमी के चलते अपन ने यूरिया का छिड़काव कर दिया था। फिर किसान साथियों, अपन ने 62-63 दिन की अवस्था में इसमें तीसरी सिंचाई करी, जब इसका फ्लैग लीफ
वाला स्तर बन चुका था, फ्लैग लीफ निकल चुके थे और कहीं कहीं निकलना बाकी था। अब किसान साथियों, फ्लैग लीफ होता क्या है? तो फ्लैग लीफ कुछ इस तरह का झंडा पत्ता होता है, और जिससे अगर हम बता सकते हैं कि जितनी ज़्यादा फ्लैग लीफ स्वस्थ होगी उतनी ज़्यादा बालियाँ भी स्वस्थ होगी, पौधा स्वस्थ होगा और बालियाँ ज़्यादा निकलेगी, उत्पादन ज़्यादा निकल सकता है। अगर आपके फ्लैग लीफ में पीलासपन हो रहा है या किसी पोषक तत्वों की कमी हो रही है तो आप वहीं गेहूँ में सुधारगत कर सकते हैं, या उसमें जो भी पोषक तत्वों की कमी है वो देकर उसकी पीलासपन दूर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती है। हर स्टेज पे कहीं ना कहीं पौधे को कुछ कुछ पोषक तत्वों की कमी खलती है, तो वो हमें पूरी कर देना चाहिए। और किसान साथियों, पिछले साल जो काफ़ी भयंकर ठंड गिरी थी और इस वर्ष इतनी ठंड नहीं गिरी जिससे गेहूं जल सके या जो दाने में दाग लग सके। पिछले साल जो मौसम ख़राब था और पानी जैसी स्थिति हो गई थी, उसी के चलते काफ़ी दिनों तक धूप नहीं निकली थी और पाला भी गिरा था। पाले से किसान साथियों हुआ क्या था, जो बाली थी उनके जो दाने थे, इसके अंदर जो सूक्ष्म जीव बनते हैं दाने बनाते वक्त, वो पाले से डिफेक्ट हो गए थे और कहीं ना कहीं हमारा जो उत्पादन था वो आधा ही रह गया था। लेकिन इस वर्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं है और मेरे देखने में ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इस वर्ष गेहूं अच्छा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने वाला है। बाकी आगे प्रकृति की मर्जी। तो किसान साथियों, सिंचाई जब तीसरी सिंचाई करी थी फ्लैग लीफ के समय, तो कहीं ना कहीं हमने ये ध्यान रखा था कि चौथी सिंचाई में खींच के सिंचाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 पानी का ही स्तर था। अब तीसरी सिंचाई जब हम करी थी, जब फ्लैग लीफ आधे ऊपर निकल चुके थे और बालियाँ भी निकलनी शुरू हो चुकी थी, मतलब 10 से 15% प्लॉट पे दालियाँ आ चुकी थी। फिर किसान साथियों, अपन ने दी थी इसमें 22 दिन की खींच और फिर अपन ने इसमें चौथी सिंचाई करी और उस वक्त तक इसमें सारी जो बालियाँ थी गेहूं में, सारी बालियाँ निकल चुकी थी और दाने भराने का कार्य भी शुरू हो चुका था। और किसान साथियों, कभी भी ध्यान रखें, अगर आपके इलाके में पानी की कमी है तो जो चौथी सिंचाई होती है अपनी दाने भराते वक्त, अगर वो वाली इम्पोर्टेंट सिंचाई अपन ने समय पे कर दी तो कहीं ना कहीं हमें काफ़ी प्रॉफिट या मुनाफा हो सकता है उत्पादन में, क्योंकि वही सिंचाई मेन होती है दाने भराते वक्त। अगर पानी की कमी हो जाती है, वाटर स्ट्रेस हो जाता है कहीं ना कहीं दाने भरते वक्त, तो जो दाने होंगे वो पिचक जाएंगे या बालियाँ होगी वो आधी ही भर पाएगी या तो नहीं भर पाएगी। और तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ध्यान रखने लायक है। और जैसे ही दाने भरने लगे अपन ने अपनी चौथी सिंचाई कर दी और अब उसकी नमी ख़त्म हो चुकी है चौथी सिंचाई की, और दाने भी अपने लगभग भर चुके हैं, 70 से 80% तक दाने भर चुके हैं। कोई कोई बाकी है दाने जो कि पौधे से अपना जो मॉइस्चर और पानी जो भी चीज़ें ज़रूरत होगी बालिया को वो पौधे से मिल जाएगी। और किसान साथियों, पलेवा करने की बुआई के बाद अपने जो एक और फ़ायदा होता है, जो नमी होती है वो लंबे समय तक बनी रहती है। 18 दिन, 17 दिन, 20-20 दिन तक अपनी जो सिंचाई करने के बाद नमी बनती रहती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम खींच के भी सिंचाई करेंगे तो पलेवा करने के बाद हमें ये 2 से 3 फ़ायदे मिल ही जाते हैं। अब मैं आपको बालियाँ दिखाता हूँ। कुछ इस रूप से इसकी बालियाँ है और दाने में दिखा सकता हूँ। जैसे हम इसको दबा रहे हैं, पहले दबाते तो पूरी दब जाती थी, लेकिन अब नहीं दब रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें दाने भरना शुरू हो चुके थे और अब भर भी चुके हैं। तो मात्र अब ये 95 दिन के हो चुके हैं, अब सिर्फ 20 से 22 दिन और लगेंगे इसको पककर तैयार होने में। और अगर ज़्यादा टेम्परेचर गिरा, 30 डिग्री तक हुआ, तो ये जो 25 दिन है या 22 दिन, 19 दिन पे आ जाएंगे। अब ऐसा क्यों हुआ? किसान साथियों, किसी भी पौधे की या गेहूं, सोयाबीन या कोई और फसल होती है, तो उसमें क्या होता है, मैच्योरिटी पीरियड होता है कि उसको उस अवधि तक पककर तैयार होना होता है। जैसे गेहूं में 120 दिन होता है और सोयाबीन में 90 से 95 दिन की। लेकिन किसान साथियों, कई बार गर्मी या प्राकृतिक नियमों के अनुसार किसी चीज़ की अवधि बढ़ जाना, मतलब ज़्यादा धूप गिरना, गर्मी गिरना, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो फसल को अफेक्ट करती है और उसकी मैच्योरिटी पीरियड से जल्दी खींच लेती है, मतलब उसको जल्दी पका देती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा ही गेहूं में इस बार हो रहा है। जो गर्मी है वो भयंकर गिर रही है और उसी के चलते गेहूं जल्दी जल्दी पककर तैयार होने लगा है, मतलब पक रहा है। तो ये चीज़ें कहीं कहीं ठीक भी और कहीं कहीं ठीक भी नहीं है, क्योंकि जो जिसकी स्थिति से पककर तैयार होए वही ठीक होगा। ये गेहूं अगर 120 दिन का है तो 120 दिन में पककर तैयार होगा तो अपने लिए ठीक होगा। लेकिन अगर धूप के चलते 115 दिन में ही पककर तैयार हो जाता है तो ये
मौसम के अनुकूल होगा और अपन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। और किसान साथियों, कई ऐसी चीज़ें हम प्रैक्टिकल में अपन को देखने को मिली है कि जो मतलब जो फसल ज़्यादा लंबे समय तक की होती है वो ज़्यादा मतलब उतना ही पोटेंशियल यील्ड निकाल के अपने को देती है। जैसे अगर एग्जांपल मान के चले तो जैसे हमारा है पूसा तेजस 8759, जो कि 125 से 130 दिन का गेहूं है और वो गेहूं 6 सिंचाई 7 सिंचाई तक लेता है और 6 सिंचाई के साथ वो उत्पादन भी उतना ही ठीक ठाक निकल कर देता है। तो कहीं ना कहीं जो लंबे दिनों तक की फसल होती है वो उत्पादन ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। ऐसा ही लहसुन वैरायटी में है अपनी रियावन सिल्वर, जो कि 5 महीनों में पककर तैयार होती है, लेकिन उसकी जो चमक और उत्पादन है वो दूसरी लहसुन से काफ़ी बढ़िया है। और सोयाबीनों में भी पिछले साल 1135 और 2172 का जो दबदबा था, और वो भी लेट वैरायटी सोयाबीन थी। तो कहीं ना कहीं जो भी फसल होती है लेट पककर तैयार होती है तो वो अपना पोटेंशियल यील्ड दूसरी फसल से मतलब उसकी दूसरी वैरायटियों से काफ़ी शानदार तरीके से देती है। तो ये 2 से 3 चीज़ें भी ध्यान रखने योग्य है। और फिलहाल के एक पास में ही प्लॉट है अपना, जहाँ पर अपन ने लोकोन गेहूं की वैरायटी लगा रखी है, जिसमें हम सिर्फ 3 सिंचाई कर पाए हैं, लेकिन उसमें जो बालियाँ है वो इसी के समान है और पौधे भी सारे ऐसे ही है। अब वो किसान साथी वो जो गेहूं है अपना 110 से 115 दिन में पककर कंप्लीट काटने जैसा मतलब हार्वेस्टिंग करने के लिए तैयार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो उत्पादन है वो इस गेहूं से 2 से 3 कुंटल प्रति बीघा का कम आएगा। और हम उसकी बुआई इसीलिए करते हैं कि काफ़ी इलाके हैं हमारे जहाँ पर पानी की बिल्कुल अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की कमी ज़्यादा होती है, तो उस गेहूं की हम वहीं पे बुआई कर देते हैं और उससे हमारे 2 से 3 फ़ायदे हो जाते हैं। वो गेहूं कम पानी लेता है तो उसका जो पानी लगाना होता है वो इस वाले गेहूं में लगा देते हैं। अब किसान साथियों, यहाँ पर हमको एक बाली में इल्ली देखने को मिली है, देख सकते हैं छोटी सी इल्ली है, बाकी जो कि मर चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बार इल्ली थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बाकी अब दाने भराते वक्त ये थोड़ा कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, क्योंकि दाने अपने पूर्ण रूप से भर चुके हैं। अपनी जो बालियाँ है वो इकट्ठी हो चुकी है। अब किसान साथियों, ये जो बाली इकट्ठी हो जाती है इसके बाद इल्ली इसको खा नहीं पाती। अगर ये नरम होती बाली तो कहीं ना कहीं इल्ली इसको डिफेक्ट कर जाती। एक और बार मैं आपको प्लॉट दिखाता हूँ। ये कुछ इस प्रकार से अपना प्लॉट है किसान साथियों। पूरा प्लॉट मैं आपको विज़िट करके बता देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल भी, अगर आप 1650 का बीज भी खरीदते हैं तो इस वीडियो से आपके देख लें। फ़िलहाल तो बात किसान साथियों, अगर किसी भी आपको बीज खरीदना है तो आप ये बात अभी से ध्यान रखें, आप अभी से प्लॉट विज़िट करें। और प्लॉट विज़िट अगर आप करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी होगा गेहूं की खेती का और बीज का भी। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरे गेहूं के नाम पे हमें कोई और गेहूं चिपका देते हैं या दे देते हैं, और फिर हमें बाद में जब बुआई करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई और सी वैरायटी है और हमें उस नाम से दे दी गई है। तो ये पिछले 1-2 साल से काफ़ी प्रचलन में है। और कहीं ना कहीं अगर आप प्लॉट पे ही बीज या गेहूं की वैरायटी आप देख लेंगे तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। तो ये अपना HI 1650 का प्लॉट है और कुछ इस तरह से है। बाकी काफ़ी अनुकूल गेहूं है, व्यवस्थित है, मुझे काफ़ी पसंद आया किसान साथियों। और कहीं ना कहीं पिछले साल मतलब जो इसकी बुआई करी गई थी काफ़ी कम एरियो में थी, और इस वर्ष इसकी जो बुआई है काफ़ी रकबों में बढ़ गई। अब मुझे लगता है 2025 के नवंबर जब आएगी तो कहीं ना कहीं इसका जो रकबा होगा काफ़ी हद तक और अच्छे से बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। फ़िलहाल देखते हैं कैसा क्या उत्पादन देता है। और वीडियो कैसी क्या लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और गेहूँ कैसा क्या है ये भी ज़रूर लिखें।